जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रेसिडेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट से। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 63 से लेके 71 के बीच में 63 से 71 के बीच में जो है वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन पावर के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए इनका इलेक्शन जो है वो होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा, और उसमें जो है दोनों हाउसेस के लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इलेक्टेड बाई सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफर वोट, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, वैसे ही इनका भी होता है। क्वालिफिकेशन ये है कि भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल इनकी उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन इनके पास होना चाहिए, और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ये होल्ड न किए हों उस टाइम। द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी एटलीस्ट 20 इलेक्टर्स। ठीक है। इनको नॉमिनेट करवाने के लिए 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स होने चाहिए और 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स होने चाहिए। उसके बाद इनको 15,000 रुपये एज सिक्योरिटी मनी जो है RBI में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है वो दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। प्रेसिडेंट दिलवा सकते हैं या प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं ओथ दिलवाने के लिए, शपथ दिलवाने के लिए। ही शुडेंट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब वाइस प्रेसिडेंट न तो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होंगे, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे। अब बात करते हैं इनके टर्म ऑफ ऑफिस की। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं 5 साल के लिए। इनका टर्म ऑफ जो पीरियड है वो है 5 ईयर्स का। उसके बाद ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो जब राज्यसभा जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जो है एक रेजोल्यूशन पास कर देगी तो इनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है। और वो रेजोल्यूशन जो है लोकसभा उस पर एग्री करनी चाहिए। तो राज्यसभा उसको इस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास करे। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ एक्चुअल टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जो एक्चुअल टोटल स्ट्रेंथ है हाउस की उसमें उसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए। और अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से एग्री कर देगी तो यहाँ पे जो है ये रिमूव हो जाएंगे। नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डेज। लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन मूव करने से पहले जो है 14 दिन पहले इनको एक नोटिस देना अनिवार्य है। ही में बी इलेक्टेड फ्रॉम एनी नंबर ऑफ द टर्म्स। अब देखिए इनका कोई टर्म है, एक बार इलेक्ट हो गए तो कई बार भी इनको इलेक्ट किया जा सकता है। वैकेंसी देखिए, वैकेंसी होगी जब इनका 5 साल पूरा हो जाएगा तब हो सकती है, या अगर रिज़ाइन कर दिए, या इनको रिमूव कर दिया गया, या इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। या इनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है। डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब ये सीट जो है वैकेंट हो जाएगा। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो इनके इलेक्शन के संबंध में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। अब बात करते हैं इनके पावर और फंक्शन की। तो देखिए ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं। ठीक है। राज्यसभा के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन हैं राज्यसभा के। इन दिस कैपेसिटी पावर एंड फंक्शन आर सिमिलर टू दोज ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो जो एक लोकसभा के स्पीकर की जो पावर है वही वाइस प्रेसिडेंट की पावर है। ही एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन ए वैकेंसी अकर्स। अब देखिए अगर मान लीजिए जब प्रेसिडेंट वाली सीट जब खाली हो जाएगी, चाहे वो रिजिग्नेशन से हो, रिमूवल से हो, डेथ से हो, या किसी और चीज़ से हो, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। और केवल 6 महीने के लिए जो है ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और जब ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उस टाइम जो है ये चेयरमैन की जो ड्यूटी है वो नहीं करेंगे। बात करते हैं इनके इमोलमेंट्स की। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स एनी इमोलमेंट्स। कोई भी इनके लिए इमोलमेंट्स फिक्स नहीं है। ही ड्रॉ इज रेगुलर सैलरी इन द कैपेसिटी ऑफ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन राज्यसभा को जो सैलरी मिलती है वही सैलरी इनको मिलती है। व्हेन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, जब ये प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो इनको जो है प्रेसिडेंट का जो भी सैलरी और अलाउंसेस दिया जाता है प्रेसिडेंट को वो इनको भी दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखिए आर्टिकल 74, 75, 77 और 78 में दिया हुआ है। आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति करेंगे हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी। और जो भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, ठीक है, उसका जो लीडर होगा उस पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट जो है वो ये कह सकते हैं
कि अपना पावर जो है वो यूज़ कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर चुनने के लिए, ठीक है, अगर किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कोलिशन बनाने को, ठीक है, तो दो पार्टी आपस में मिलकर जो है कोलिशन कोलिएट करती है और उसके बाद वो लीडर जो है चुने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर सिचुएशन व्हेन प्रेसिडेंट मे हैव टू एक्सरसाइज हिज पावर, दैट इज़ व्हेन पीएम डाई सडनली, ठीक है। अब जब अचानक से अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पावर यूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, नियुक्त करने के लिए। हाउएवर इफ़ ऑन द डेथ ऑफ एन इनक्यूबेंट पीएम द रूलिंग पार्टी इलेक्ट्स अ न्यू लीडर, ठीक है, तो जो पार्टी होगी रूलिंग वो एक नया लीडर चुनती है, देन द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस टू अपॉइंट हिम, उसके बाद उनको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। अगर रूलिंग पार्टी चुन लेती है किसी को प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर नहीं चुनती है तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड पीएम। तो मान लीजिए कोई भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया जो कि न तो लोकसभा का मेंबर था, न ही राज्यसभा का, उसको भी नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। 6 महीने बाद जो है उसको किसी भी हाउस का जो है मेंबर बनना पड़ेगा, किसी भी हाउस से में इलेक्ट होना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर में भी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जो है किसी भी हाउस से हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस का हो सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर का टर्म है वो फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के प्लेजर में अपना हाउस जो है होल्ड करता है, अपना जो पोस्ट है वो होल्ड करता है। सो लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज द मेजॉरिटी सपोर्ट इन लोकसभा ही कांट बी डिसमिस बाय द प्रेसिडेंट। जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास मेजॉरिटी है तब तक जो है वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं, उसके बाद हर 5 साल पे तो इलेक्शन होता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या फंक्शंस है प्राइम मिनिस्टर के। तो ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने के बाद ही जो है रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको जो है मिनिस्टर नियुक्त किया जाए। ही एलोकेट्स एंड रीसफल्स पोर्टफोलियोज ऑफ एमंग मिनिस्टर्स, उसके बाद जो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियोज हो गए हैं जैसे मिनिस्ट्री, ये HRD मिनिस्ट्री हो गई या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो जो अलग अलग पोर्टफोलियो में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन सलाह दी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही जो है प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिज़ाइन और एडवाइज प्रेसिडेंट टू डिसमिस इन द केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, ठीक है, तो ये चाहे तो किसी मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी ले सकते हैं या प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि आप जो है इनको डिसमिस कर दीजिए। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होगी तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रिसाइड करेंगे। ही गाइड्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को गाइड करना, निर्देश देना, उनको कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है ये प्राइम मिनिस्टर का है। इन केस ऑफ रिज़ाइन और डेथ ऑफ पीएम, अगर मान लीजिए पीएम रिज़ाइन कर देते हैं या पीएम की डेथ हो जाती है तो अपने आप जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिज़ोल्व कर जाएंगे, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ड्यूटी ऑफ पीएम टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द यूनियन। उसके बाद देखिए जो भी एडवाइजेज हैं वो प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, जैसे किसको अपॉइंट करना है, मान लीजिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, या यूपीएससी के चेयरमैन को अपॉइंट करना है, तो अपॉइंटमेंट तो करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन वो सलाह किसकी रहती है, वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही अपॉइंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जिसको कहेंगे वो उसको अपॉइंट करेंगे। ही एडवाइजेज प्रेसिडेंट विथ रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोग्यूइंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, और साथ ही साथ कि अगर सेशन को चलाना है या सेशन को बंद करना है इसके बारे में भी जो है प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं हाउस में वो अनाउंस करने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं क्या संवैधानिक ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर की। तो देखिए, टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, जितने भी जो भी डिसीजंस हैं चाहे वो प्रशासनिक हो या कोई भी नियम कानून बनाए संबंधित हो, वो जो है प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड लेजिस्लेशन प्रपोजल्स एज प्रेसिडेंट में कॉल, तो चाहे वो किसी की नियुक्ति करना हो, चाहे किसी को जैसे कोई भी पोस्ट, बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट पे जो अपॉइंटमेंट है वो करते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे ही वो कार्य करते हैं। बिना प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे वो कार्य नहीं कर सकते। जो भी डिसीजंस होता है वो उनका नहीं होता, सारा डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है।
अब बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वैसे ही सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, और देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द पीएम एट द हेड। मतलब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ग्रुप होंगे और उसके हेड होंगे पीएम, जो कि एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस। और जैसा उनको एडवाइस, देखिए अब यहाँ एडवाइस को जो है कंपलसरी बाउंड कर दिया गया, ठीक है। और जो भी एडवाइस होगी मिनिस्टर्स की, इट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट, इस पर कोई भी कोर्ट जो है इंक्वायरी नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविजन टू मिनिस्टर्स। तो प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। ए टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट इंक्रीज 50%। तो देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ग्रुप है उसमें टोटल जो संख्या है 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को लेकर के, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड कर करके टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा का उसके 15% ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया था, 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, तो उसमें इसको ऐड किया गया था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, तो लोकसभा के लिए जो है ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होंगे। आर्टिकल 77 में जो है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है, और 78 में जो है दिया गया है कि क्या ड्यूटीज़ हैं प्राइम मिनिस्टर की, आर्टिकल 78 में दिया गया है। अब बात करते हैं क्या मिनिस्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो पहले बात करते हैं कलेक्टिव, फिर बात करेंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए जब लोकसभा पास करती है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग मेंबर्स हु आर फ्रॉम राज्यसभा। तो देखिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ साथ जो भी और मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, सबको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए। अब बात करते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अगर मान लीजिए किसी के सोच में या ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है और डिससेटिस्फैक्शन विद द परफॉर्मेंस ऑफ ए मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर को के परफॉर्मेंस को लेकर के, उस समय क्या होगा कि पीएम कैन आस्क हिम टू रिजाइन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर उसको कह सकते हैं रिजाइन करने को, या प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप जो है इस व्यक्ति को जो है डिसमिस कर दीजिए, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं ये अटैच होते हैं टू कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर के साथ, ये अटैच कर दिए जाते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर जो है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि डिफेंस, होम, फाइनेंस, एक्सटर्नल मिनिस्टर्स हो गए। उसी तरह मिनिस्टर ऑफ स्टेट में इंडिविजुअल और ये कैबिनेट मिनिस्टर अटैच दो तरह के होते हैं। कुछ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स भी होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट में, और कुछ जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ यहाँ पे अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। डिप्टी मिनिस्टर्स कौन से होंगे, जो कुछ अटैच होंगे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और कुछ डिप्टी मिनिस्टर अटैच होंगे स्टेट मिनिस्टर्स के साथ। नेक्स्ट है हमारी कैबिनेट कमिटीज़। देखिए पहले बात करते हैं क्या है कैबिनेट कमिटीज़। तो देखिए एक ये कैबिनेट कमिटीज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका संविधान में जो है उल्लेख नहीं किया गया है। दो टाइप की जो है कमिटीज़ होती हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी है, एक एडहॉक कमेटी है, ठीक है। तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है सेटअप किया जाता है, जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। और एक कमेटी में 3 से 8 के बीच में जो सदस्य हैं वो हो सकते हैं, और इसमें जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नॉट कैबिनेट मिनिस्टर्स और नॉट डिवाइड फ्रॉम द मेंबर, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन कैबिनेट मेंबर्स जो है नहीं होंगे, लेकिन कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है। ज़्यादातर जो होते हैं इस कैबिनेट कमेटी में, इसमें कैबिनेट मेंबर्स ही इंक्लूड किए जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, तो जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स है, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल मैटर्स, डोमेस्टिक या फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये सारे मैटर्स को कंट्रोल करने का काम जो ये कमेटी करती है। अफेयर्स कमेटी डिसाइड ऑल द हायर लेवल अपॉइंटमेंट, जितने भी हायर लेवल अपॉइंटमेंट है, सेंट्रल सेक्रेटरीट वगैरह का जो अपॉइंटमेंट है वो ये कमेटी डिसाइड करती है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स द गवर्नमेंट एक्टिविटी। उसी तरह इकोनॉमिक अफेयर कमेटी जो है वो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट करने का काम करती है। पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी जो है वो करती है लुक आफ्टर द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस, ठीक है। गवर्नमेंट कितना प्रोग्रेस कर रही है, किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है पार्लियामेंट में, उसका जो बिजनेस वगैरह काम है वो पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी करती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड कमेटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर की जाती है, और जो लास्ट कमेटी है पार्लियामेंट्री अफेयर कमेटी ये की जाती है होम मिनिस्टर के द्वारा।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 के बीच में है, ठीक है। इसके बारे में इसमें कहा, देखिए आर्टिकल 124 से 147 के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट में देखिए 31 जजेस हैं, इसमें एक CJI हैं और 30 अदर जजेस हैं। जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी वो 8 थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जजेस थे। अपॉइंटमेंट देखिए, जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। CJI अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं CJI को और कंसल्ट करने के साथ करते हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे कंसल्ट करके जो है एक जो है कॉलेजियम बनता है, फिर उस कॉलेजियम में जो है जजेस के द्वारा जो है नियुक्ति यहाँ की जाती है। और जो अदर जजेस हैं, बाकी के जो अदर जजेस हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद CJI, ठीक है। जो चीफ जस्टिस होंगे उनसे कंसल्ट करके बाकी जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो देखिए इसमें जो कंसल्टेशन है CJI के साथ वो ऑब्लिगेटरी है इन अपॉइंटमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर मुख्य न्यायाधीश ने ये कह दिया कि इसे मान लीजिए 2-3 व्यक्तियों के नाम दे दिए कि इनको ही अपॉइंट करना है, तो राष्ट्रपति को जो है उनको ही अपॉइंट करना होगा, बस साइन जो है राष्ट्रपति ही करेंगे और जो CJI का जो डिसीजन होगा वो यहाँ पे फाइनल होगा, जिसका नाम देंगे उसी में से जो है अपॉइंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए भारत के नागरिक होने चाहिए और हाई कोर्ट के जज रहे हों 5 साल तक, या एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट के 10 साल तक, या कोई बढ़िया जो है जुरिस्ट रहे हों प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। टेन्योर देखिए इनका जो है कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन 65 साल की उम्र तक जो है ये ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। और अगर इनको रिज़ाइन करना है, अपने पद से त्याग देना है, तो ये अपना त्याग पत्र जो है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिकमेंड करेगी तब जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। अब क्या क्या ग्राउंड ऑफ रिमूवल होगा, कैसे रिमूव किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर, अगर इनका मिसबिहेवियर प्रूव हो जाता है, ठीक है, या इनकैपेसिटी की वजह से जो है इनको रिमूव किया जा सकता है। और कम से कम जो रिमूवल है उसका मोशन 100 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए लोकसभा में, या 50 मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद स्पीकर को जो है वो दे दिया जाता है। अब स्पीकर चाहे तो उसको एडमिट कर ले या मना कर दे, ठीक है, एडमिट भी कर सकता है, मना कर सकता है। अगर मान लीजिए एडमिट कर लिया तो उसके बाद जो है स्पीकर को जो है 3 मेंबर की एक कमेटी बनानी पड़ेगी कि जो चार्ज लगा हुआ है जज पे वो सही है कि गलत है। उस 3 मेंबर की कमेटी में जो है कौन कौन होगा, तो CJI होंगे, अगर मान लीजिए CJI के ऊपर ही लगा है तो सीनियर मोस्ट जज होंगे और सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और कोई जूरिस्ट भी होंगे। उसके बाद इफ़ कमिटी फाइंड्स जज टू बी गिल्टी, अगर मान लीजिए तब उसके बाद जज जो है मिसबिहेवियर के गिल्टी पाए जाते हैं और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, उसके बाद जो है हाउस में वो मोशन जो है पास हो जाएगा। उसके बाद जब हाउस में वो मोशन पास हो गया स्पेशल मेजॉरिटी से, उसके बाद प्रेसिडेंट फिर साइन करेंगे और उस जज को जो है रिमूव कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस की। तो देखिए प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। कब अपॉइंट कर सकते हैं, जब CJI की पोस्ट जो है खाली होगी, वैकेंट होगी, या CJI टेम्प्रोरी एब्सेंट होंगे या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में असमर्थ होंगे, उस टाइम जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस के बारे में। तो देखिए जो अपॉइंटमेंट का तरीका है कि कॉलेजियम बना के अपॉइंटमेंट होता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। फिक्स सर्विस कंडीशन है, 65 साल की उम्र तक जो है काम करते हैं ये लोग। उसके बाद एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कॉन्सुलेटेड फंड पे इनकी सैलरी वैलरी जो चार्ज की जाती है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन हाउसेस, ठीक है। लोकसभा या राज्यसभा में जो है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है जो भी जजेस के बारे में जो उनका कंडक्ट है वो डिस्कस नहीं कर सकते। उसके बाद प्रैक्टिस पे जो है रिटायर होने के बाद इनके प्रैक्टिस पे जो है बैन लग जाता है। उसके बाद पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद इनके पास पावर है कंटेम्प्ट के लिए, पनिश करने के लिए। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, इनके पास जो जजेस हैं उनके पास पावर है कि अपने जो स्टाफ है उनको खुद अपॉइंट कर सकें। एंड सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। उसके बाद एक टेन्योर की भी सिक्योरिटी है यहाँ पे। अब बात करते हैं पावर्स एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या जुरिडिक्शन है, क्या पावर है। तो पहले बात करेंगे ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में। तो देखिए कोई भी डिस्प्यूट हो गया मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच में,
तो मेन डिसीजन यहाँ सुप्रीम कोर्ट लेगा, या फिर स्टेट या किसी और स्टेट के बीच में हो गया, या दो स्टेट और सेंटर के बीच में हो गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। और इन सब मैटर में कोई और जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी हाई कोर्ट जो है इसमें डिसीजन नहीं दे सकता, ठीक है। वो डिसीजन किसका ही होगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इसमें डिसीजन दे सकता है। उसके अलावा रिट जुरिडिक्शन है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस और सर्शोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ये 5 रिट्स हैं जो अंडर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, और यही सेम जो है वो इशू कर सकता है हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एपेलेट जुरिडिक्शन। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स एंड ए पर्सन कैन नॉट बी मूव टू सुप्रीम कोर्ट इन फॉलोइंग केसेस। तो देखिए एपेलेट जुरिडिक्शन है, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स या स्पेशल लीव का जो मैटर है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे सकता है। उसके बाद एडवाइजरी जुरिडिक्शन, मतलब एडवाइस देता है। तो आर्टिकल 143 ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। 2 कैटेगरी में ले सकते हैं, कब कब, तो ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, कोई लॉ से संबंधित हो या पब्लिक इंपॉर्टेंस से संबंधित हो, विच हैज़ अराइजन और लाइकली टू अराइज, कोई प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है तब। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है, संविधान बनने के पहले की कोई ट्रीटी की वजह से कोई प्रॉब्लम है या कोई एग्रीमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति चाहें तो आर्टिकल 143 के अंदर में जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और मे रिफ्यूज़, ठीक है, दे भी सकता है या रिफ्यूज़ भी कर सकता है। टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू प्रेसिडेंट इन फर्स्ट केस बट इन सेकंड केस, अगर मान लीजिए पहली बार प्रेसिडेंट पूछते हैं और सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है और फिर दूसरी बार ये राष्ट्रपति पूछते हैं तो दूसरी बार जो है उसको जो है एडवाइस देना ही देना होगा। इन बोथ केसेस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इज जस्ट एडवाइजरी, और इसमें जो भी डिसीजन दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो भी चीज़ बताई जाएगी वो सिर्फ एडवाइजरी होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है। एज ए रिजल्ट इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ही और सी इज़ फ्री टू फॉलो और इग्नोर द ओपिनियन। तो राष्ट्रपति अब यहाँ चाहें तो उसकी एडवाइस मान सकते हैं या उसको छोड़ सकते हैं, नहीं मानेंगे। उसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट को जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन जो भी प्रोसीडिंग्स या जो भी डिसीजंस होते हैं उनका एक रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है। इफ़ इट हैज़ द अथॉरिटी टू पेनलाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो अवमानना है उसके लिए भी पेनलाइज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और न ही अपने लिए बल्कि हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्राइब्यूनल की अवमानना के लिए भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पेनलाइज कर सकता है, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है। तो पहले बात करेंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और परफॉर्मेंस ऑफ एनी कंडक्ट और स्कैंडलाइजिंग और अंडरमाइंस अ कोर्ट अथॉरिटी, biases or obstruct the due to the course of a judicial procedure or interferes or obstruct the administration of justice or any other way, मतलब किसी भी तरीके से आप कोर्ट के काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो आपको यहाँ पेनलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिविल कंटेम्प्ट के बारे में। देखिए सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी कोर्ट का डिसीजन हुआ या कोई भी कोर्ट का रिट है तो आप जो है उसकी अवमानना करते हैं या अवहेलना करते हैं तो वो हो जाएगा सिविल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट पावर है जुडिशियल रिव्यू की। और जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, जब भी मान लीजिए अगर सरकार कोई ऐसा लॉ बनाती है, सरकार कोई ऐसा नियम कानून बना रही है जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट हो रहा हो, तो उस समय जो है जुडिशियल रिव्यू की पावर यूज़ करके जो है सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। उसके बाद अदर पावर्स देखते हैं तो इट रिजॉल्व्स डिसएग्रीमेंट ओवर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो मान लीजिए राष्ट्रपति या जो उपराष्ट्रपति हैं इनके चुनाव को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट देगा, और सुप्रीम कोर्ट का यहाँ डिसीजन जो है ओरिजिनल होगा, एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इसमें फाइनल अथॉरिटी है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट्स में। ऑन प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट इट इन्वेस्टिगेट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी कंडक्ट एंड बिहेवियर, ठीक है। अगर राष्ट्रपति रिक्वेस्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के ऊपर अगर कोई कंडक्ट या बिहेवियरल इशू है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर गिल्टी पाए जाते हैं मिसबिहेवियर की गिल्टी अगर पाए जाते हैं तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से रिकमेंड कर सकता है या प्रपोज कर सकता है उनको डिसमिस करने के लिए। प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू द सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन इस मैटर, और इस मैटर में जब सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को मिसबिहेवियर पाने के बाद कि ठीक है इनको पद से हटा दिया जाए, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो बाउंडेड होगा, मतलब प्रेसिडेंट को उनकी बात माननी ही पड़ेगी और रिमूव करना ही पड़ेगा। इट हैज़ द अथॉरिटी टू एग्जामिन इट्स ओन डिसीजन और ऑर्डर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है
कि वो जो है अपने डिसीजंस या अपने ही ऑर्डर को जो है एग्जामिन कर सकता है। इट हैज़ अथॉरिटी टू विदड्रॉ मैटर्स फ्रॉम हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जो है कोई मैटर ले सकता है एंड डिसाइड देम ऑन इट्स ओन, ठीक है, उसके बाद उस पर डिसीजन दे सकता है, या केसेस कोई भी केस वगैरह है हाई कोर्ट से वो वापस अपने पास ले सकता है। और जो भी लॉ बनाया जाएगा, जो भी एक लॉ होगा कोर्ट्स के लिए, वो सभी कोर्ट्स पे, सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज़ से बोल दिया तो सभी कोर्ट्स पे अप्लाई होगा, जितने भी इंडिया के जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब पे लागू होगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स के बारे में। तो उसमें देखिए सीनियर एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और अदर एडवोकेट्स हैं। तो देखिए जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं, ये जो होते हैं दे आर डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय एनी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इनको एक डेजिग्नेशन जो है सीनियर एडवोकेट की दी जाती है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपील विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के सुप्रीम कोर्ट में ये अपील नहीं कर सकते, या बिना एक जूनियर के जो है ये ट्राइब्यूनल या और किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या है? तो ओनली दीज एडवोकेट्स आर इंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर्स एज डॉक्यूमेंट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है केवल इन्हीं के पास ये अधिकार है कि जो है ये कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है कोई भी मैटर या डॉक्यूमेंट जो है फाइल कर सकें। दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपीयरेंस और एक्ट फॉर ए पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो है केस फाइल करना है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो करता है। एडवोकेट अदर एडवोकेट्स में दे कैन अपीयर एंड आर्गू एनी मैटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी इन द सुप्रीम कोर्ट बट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एनी डॉक्यूमेंट और मैटर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अदर एडवोकेट जो हैं वो सिर्फ जो है केस लड़ सकते हैं, लेकिन फाइल करने का काम जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वही केस फाइल करेगा। उसके बाद जो पार्लियामेंट का टॉपिक है, पार्लियामेंट का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।